अध्याय 2 देख रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों है, क्यों हमें जरूरत है लोकतंत्र की, लोकतंत्र क्या है और क्या जरूरत है इस डेमोक्रेसी की, हम क्यों डेमोक्रेसी की बात इतनी करते हैं। हमने अभी तक जो बात की है वो ये देखा है कि कई सरकारें लोकतांत्रिक सरकार हैं, कई सरकारें डेमोक्रेटिक नहीं हैं, यानी वो लोकतांत्रिक नहीं है। मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट वाकई में लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक नहीं, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भाई इसके फीचर्स क्या होने चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम कोशिश करेंगे कि जो डेफिनेशन है लोकतंत्र की परिभाषा कैसे हम गढ़ें, क्या इसको परिभाषित किया जाए। फिर जब हम परिभाषा जान लेंगे तब हम पता कर सकते हैं कि एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पूरे विश्व में मोस्टली एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसी गवर्नमेंट है या टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो बहुत सारे देश में चल रही है, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो क्या ऐसी चीज हो जाती है इस लोकतंत्र में कि लोग कहते हैं कि ये ठीक गवर्नमेंट है, सही तरीके की गवर्नमेंट है, और क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं, क्या इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है, यही इसी की बात हम करते रहेंगे, डेफिनेशन में थोड़ा ऐड करते रहेंगे चीजें। एक सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है, परिभाषा ये हो सकती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर जो रूलर्स हैं, शासक, उनको लोग इलेक्ट करते हैं, लोग निर्वाचित करते हैं। यानी कि लोकतंत्र एक उस तरीके की गवर्नमेंट है या शासन है जहां पर शासक को जनता खुद चयनित करती है, इलेक्ट करती है, निर्वाचित करती है। वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोग गवर्न करते हैं जिनको हमने, आपने या लोगों ने, उस देश के लोगों ने चुना है। तो लोकतंत्र के फिर फीचर्स क्या होते हैं। पहली चीज ये है, वही चीज आ जाती है कि लोग इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, अपने शासकों को लोग खुद चयनित करते हैं। इसके अलावा फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होता है। इसका मतलब स्वतंत्र, और कई पार्टियां आपस में, मतलब मल्टीपल पार्टियां आपस में लड़ती हैं, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं और किसी पे कोई दबाव नहीं होता। फ्री इलेक्शन होता है, फ्री निर्वाचन होता है और प्रॉपर कंपटीशन है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी, यू एंड मी, हम में से कोई भी किसी को भी चूज कर सकता है। आप बीजेपी को कर सकते हैं, मैं कांग्रेस को कर सकता हूं, कोई और सीपीआई को कर सकता है। हर एक एडल्ट, हर एक बड़ा आदमी, बड़ा किसको कहते हैं, पहले हमारे यहां 21 साल हुआ करती थी और अब 18 साल है। 18 साल कोई भी लड़का हो, लड़की हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका एक वोट होगा, सबकी मान्यता, वैल्यू, वेटेज एक ही होगी। जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को हम रूलर बना रहे हैं, वो डिसीजन निरंकुशता से नहीं ले सकते, वो उनके पास एक लिमिटेशन होगी। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके अलावा हमारे कुछ मूल अधिकार हैं, यानी सिटीजन्स के राइट है। उनके दायरे में रहकर, उनके दरमियान रहकर जो हमारे रूलर्स हैं, जो हमारे शासक हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे को हर्ट करता हो। रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब एक न्यायाधीश और प्रेसिडेंट के लिए भी वही लॉ है जो एक आम आदमी के लिए है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन चलना है, जैसे सबके साथ एक तरीके का व्यवहार होता है, होगा। इसीलिए हमारे, जहां देखेंगे आप, हमारे यहां अगर देश की बात कर ले तो हमारे यहां स्वतंत्र न्यायपालिका है, रूल ऑफ लॉ चलता है।
इसके अलावा हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक का जो राइट्स है, संविधान उसे प्रोटेक्ट करेगा। मतलब एक डेमोक्रेसी में ये मतलब होता है कि संविधान में आपकी दर्ज होती हैं चीजें कि ये सिटीजन के राइट्स हैं, ये मूल अधिकार हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया गया है, उसका प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ऐसी न्यायपालिका होगी, ऐसी न्यायपालिका जो किसके अधीन नहीं होगी। आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, आप जस्टिस की मांग कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं, और ये जो जुडिशरी है ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ना गवर्नमेंट से इसका कोई रिलेशनशिप है, ये जरूरी समझना है। यहां पर एक बातचीत चल रही है, थोड़ा इसका मजमून मैं आपको बताऊं। टीचर है यहां पर मातिल्दा, और वो बच्चों के जवाब दे रही हैं, या ये कहें एक डिस्कशन चल रहा है डेमोक्रेसी के हिसाब से, और डेमोक्रेसी की परिभाषा को समझने की कोशिश की जा रही है, उस पर तर्क वितर्क हो रहा है। तो डिस्कशन क्या है इसमें, देखें। हम, क्योंकि बच्चों की भी तो कुछ परिकल्पना हो सकती है। मेरी ये कहती है, लिंगदो मैडम है, ध्यान रखिएगा, मेरी बच्ची है, मेरी कहती है कि मैडम मुझे, हमने काफी बात कर ली, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, अलग अलग विश्व के अलग अलग भाग हैं, लेकिन हमें आज तक, अभी तक लोकतंत्र की परिभाषा नहीं मिली। हमने पहले अपनी डेफिनेशन पढ़नी थी, उसके बाद हमको डेमोक्रेसी की बात करनी थी अलग अलग देशों में, राइट। अब लिंगदो मैडम कहती है कि देखो, चलो मैं आपकी बात समझ गई, मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगी, प्यार, मोहब्बत, बरसात और लिखने वाला पेन, क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं या आपको जरूरत नहीं है इसकी? जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप बता देंगे कि प्यार क्या होता है, क्या बरसात हो रही है, बरसात तेज हो रही है, थोड़ी हो रही है, ड्रिजल हो रहा है, या क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, आप बता सकते हैं ना। ऐसे आप मोहब्बत के लिए बता सकते हैं, बच्चे से मोहब्बत, मां से मोहब्बत, प्रेमिका से मोहब्बत। इसका मतलब कि हमको तब डेफिनेशन चाहिए जब इसको हम अलग अलग प्रारूप में, दृष्टिकोण से देखते हैं, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं जो हर एक डेमोक्रेसी अपने आप को कहती है, लेकिन ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, अलग अलग जरिए हो सकते हैं। अब रिबियांग आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैडम मेरे पास एक डेफिनेशन है, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। रिबियांग ये कहते हैं कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो लोगों के लिए है, लोगों द्वारा है, लोगों से है। लिंगदो मैडम कहती हैं कि देखिए, अगर कोई एक बड़ा आदमी कोई डेफिनेशन कह दे, इसका मतलब ये नहीं हम समझ सकते कि यही डेफिनेशन होगी, क्योंकि हर चीज के मायने बदलते हैं, चीजें अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से। योलोंडा भी आ गई। योलोंडा कहती है कि मैडम ये जो वर्ड है ना डेमोक्रेसी, ये आया है डेमोक्रेशिया से। ये जो शब्द है डेमोक्रेशिया, ग्रीक वर्ड, इसमें डेमोस मतलब होता है लोग, क्रेशिया मतलब होता है रूल। ये जो डेमोक्रेसी किया है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेशिया, ये खुद ही मीनिंग बता रहा है। डेमोस मतलब लोग, क्रेशिया कहती है रूल। तो लिंगदो मैडम कहती है बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अब्राहम लिंकन ने कहा और डेमोक्रेशिया की भी मीनिंग है, लेकिन हमको ये एक आधार देता है, एक आधार या बेसमेंट देता है कि इससे हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को भली भांति अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, पहले कैलकुलेटर हुआ करता था, फिर कंप्यूटर बना, आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में कंप्यूटर है, मोबाइल में कंप्यूटिंग पावर अब लैपटॉप से ज्यादा हो गई है। तो चीजें चेंज होती है, समय के साथ बदलती है, लेकिन यह जरूर है, बेसिक आइडिया सबका यह है कि ये तीनों ही कंप्यूटिंग डिवाइस है। मेरी फिर कहती है कि तो मैडम बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस आप एक डेफिनेशन याद कर लें और आपको डेमोक्रेसी समझ में आ जाए। हमको डेफिनेशन नहीं, हमको इसके परिभाषा में अंतर्निहित जो सार है डेमोक्रेसी का, वो समझना जरूरी है।
लिंगो मैडम कहती है यस, आपको सही समझ में आ गया। यही बात है कि डेमोक्रेसी को हम एक शब्द की तरह ना समझें, या किसी बड़े आदमी ने कह दिया उस तरीके से ना समझें, या वर्ड की मीनिंग के हिसाब से ना समझें, बल्कि आप ये देखें कि डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा शब्द है और हर जगह इसके मायने कुछ बदल जाते हैं। डेमोक्रेसी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती कि डेमोक्रेसी, जो हमने पहले भी देखा, लोकतंत्र, जो लोग चुने शासन को, अपने शासकों को। तो आज जो अलग अलग देशों में गवर्नमेंट है, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक हो, चाहे वो लोकतांत्रिक ना भी हो। वो कोशिश करती है कि हम डेमोक्रेसी रहें, या बताएं अपने आप को कि हम डेमोक्रेटिक हैं। हम कोशिश ये करें कि अगर ना भी है तो हम प्रिटेंड करें, कोशिश करें कि हम वाकई में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो प्रिटेंडिंग की बात यहां पर होती है, दिखावा। तो डेमोक्रेसी की क्या क्या फीचर्स हैं? जब हम फीचर की बात करते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डेमोक्रेसी, फिर से वही डेफिनेशन बार बार आएगी, ये कम से कम 100 बार आने वाली है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें क्या क्या होता है? रूलर्स होते हैं, इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट में क्योंकि हमारे पास अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। क्या ये समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लें? अगर कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो शायद इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे इलेक्टेड लीडर्स थे जिनको निर्वाचित किया गया था, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, इन्होंने एक मिलिट्री कू किया, यानी ओवरटर्न कर दिया जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी लोगों ने इलेक्ट की थी, उनका तख्ता पलट दिया। मिलिट्री कू कहते हैं, यानी कोई ऐसा पावर में आ जाए जिसको जनता ने इलेक्ट नहीं किया, लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, वो आ गया पावर में। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको किया अक्टूबर 1999 में। इन्होंने क्या किया कि जो एक ऐसी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के लोगों ने चुनी थी, उसको हटा दिया, फोर्सफुली हटा दिया, और वो प्रेसिडेंट बन गए। 2002 में इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम किया, लोगों से पूछा उनकी राय, कि उन्होंने कुछ बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ियां की, इन्हीं परवेज मुशर्रफ साहब ने, और खुद ही इन्होंने अपने आप को खुद ही 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया, खुद ही पीछे से इन्होंने धांधली की। इसके बाद इन्होंने ये कहा, एक लॉ पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये ऐसा लॉ था कि भाई प्रेसिडेंट को पावर दे दिया गया, राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ ना, उस तरीके से, कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज है, मतलब पूरे देश की, और जो अलग अलग वहां प्रांत है, जैसे सिंध है, वहां बलूचिस्तान है, इस तरीके से अलग अलग प्रांत है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। तो अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई कि वो पूरे देश की गवर्नमेंट या फिर किसी स्टेट की गवर्नमेंट, प्रोविंस की गवर्नमेंट, उसको हम हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट अपने पावर इतना था कि वो जिस गवर्नमेंट को चाहे उसको हटा दे, और वो लोगों को हटा दे जो लोगों को जनता ने इलेक्ट किया है। मतलब बकायदा इलेक्शन तो हो रहे थे, है ना। हमारे यहाँ राज्य सरकार कहते हैं, और हमारा जो केंद्र सरकार है हमारे यहाँ, उसी तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार को हटाने की पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद ही अपने आप को ये पावर दे दिया। दोनों सरकारों को ये डिसमेंटल करने का इनके पास पावर आ गया। इस केस में क्या हुआ आया कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो रहा था, लोग आ भी रहे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित सदस्य आ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई पावर तो थी नहीं। यानी उनके वो लोग जिनको इलेक्ट हम कर रहे हैं, उनके पास पावर नहीं था। सारा जो पावर था, मैक्सिमम पावर जो था, वो मिलिट्री वाले लोगों के पास था। मिलिट्री मतलब जो डिफेंस वाले होते हैं, आर्मी, हमारे यहाँ आर्मी
आर्मी नेवी एयरफोर्स होता है ना, ऐसे मिलिट्री ऑफिसर के पास था, और फाइनली मुशर्रफ के पास था खुद। तो क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या हम लोकतंत्र कहेंगे? नहीं। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो फाइनल डिसीजन लेना होता है, वो किनके पास होना चाहिए? वो उनके पास होना चाहिए वो लोग जिनको जनता ने इलेक्ट किया है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने आके गवर्नमेंट को पलट दिया और उसने अपने आप खुद ही ऐसे लॉ बना लिए, खुद गलत काम करके ऐसे लॉ बना लिए, तिकड़म जिसे हम कहते हैं ना हमारे शब्दों में, तिकड़म बाजी करके वो अपने हेड बन गए और सारे उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से बना लिए, और जनता देखती रह गई। जनता तो कुछ नहीं कर सकती इसमें। जनता के जो इलेक्टेड मेंबर है हाथ पे हाथ धरे या कहीं पीछे से हाथ उनका बंधा हुआ है और वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये इस तरह की कि ये आप ये नहीं कह सकते डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे, लेकिन डेमोक्रेसी थी। लेकिन क्या ये सही डेमोक्रेसी है? यहां पर तो पावर है ही नहीं ना इलेक्टेड मेंबर के पास। एक और जगह चले आते हैं। एक डेमोक्रेसी में ध्यान रखिएगा, जो आखिरी डिसीजन होता है, आखिरी फैसला किसके पास होता है? वो होता है लेने का अधिकार, फैसला लेने का अधिकार उनके पास होता है जिनको हमने आपने सिटीजन, उस कंट्री के नागरिकों ने खुद चयन किया हुआ। तो बेसिक डेफिनेशन आपने देख ली। बेसिक डेफिनेशन हमने कहा ना बहुत बार आने वाली है कि जो रूलर्स हैं वो हम इलेक्ट करेंगे। दूसरे को और जोड़ दीजिए, मैं ना हर बार कुछ ना कुछ जोड़ता चला जाऊंगा। तो दूसरी चीज अब ये जोड़ दी हमने बेसिक डेफिनेशन में, वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फैसला लेने का अधिकार है, वो आखिरी वो लोगों के पास होगा या लोगों द्वारा न्यायोचित तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स उनके पास होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम कुछ और जोड़ेंगे। चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। जो कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको बनाया जाता है, उसको कहा जाता है क्वांगवो रेनमिन दाइबियो दहुई नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी इसका चाइनीज नाम है, अलग सा QRDD कह सकते हैं आप उसको। तो यहां पर जो लोग हैं कांग्रेस में आए, इनके पास पावर होती है कि ये देश के राष्ट्रपति को चूज कर ले। जैसे अभी शी जिनपिंग है, यानी प्रेसिडेंट जो है चाइना के हैं, वो कौन इलेक्ट करेगा? जो मेंबर इलेक्ट हो के आए हैं एनपीसी में। अब इसको समझिएगा, इस पार्लियामेंट में करीबन 3000 मेंबर हैं। ये पूरे चाइना से इलेक्ट होके आते हैं, 3000 मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिसको आर्मी भी इलेक्ट करती है, डिफेंस सर्विसेज से आते हैं। लेकिन जिनको भी कॉन्टेस्ट करना होता है, सबसे पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी है, उनसे अगर जब इनको हामी मिलेगी तभी ये मेंबर अच्छा, चाइनीज में पार्टी है और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो शाखाएं हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, या एलाइज है या फ्रेंड्स है, वो पार्ट है उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ओवरऑल केवल कम्युनिस्ट पार्टी है और कुछ नहीं है। तो वो लोग जो इनसे हामी जिनको मिल जाएगी वो ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, यानी बेसिकली वो कम्युनिस्ट लोग होंगे। इसका मतलब ये है कि हर बार वही कम्युनिस्ट पार्टी वही पावर में आएगी, और कोई पार्टी है नहीं, वो बन भी नहीं सकती है क्योंकि उसको अलाउ ही नहीं किया गया है। तो मैंने जैसे बताया, चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होता है, ठीक। बाकायदा एक पार्लियामेंट जैसे हमारे यहाँ होती है, वैसे नेशनल पीपल कांग्रेस बनता है। हर बार इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट है वो जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास, उससे हामी लेता है, अप्रूवल लेता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की, और कोई कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई पार्टी बनी और कोई गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। अब आप देखें, हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीआई है, हमारे यहाँ अलग अलग बहुत सारे तमाम पार्टियां हैं। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की आ गई। यानी आराम से हम किसी भी पार्टी को हम इलेक्ट कर सकते हैं। 2019 में फिर से हमने बीजेपी को इलेक्ट किया, निर्वाचित किया। 2009, 2004 में कांग्रेस रही, 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल अब बीजेपी रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास पूरी पॉसिबिलिटी है, हमारे पास ऑप्शंस है।
ऐसा नहीं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन है बकायदा। हम चाइना में है नहीं ना, चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। जरा मैक्सिको की बात भी करते हैं। मैक्सिको में क्या हो रहा है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। होता यह है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, इसमें हम मैक्सिको एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगा। मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होता है, निर्वाचन प्रक्रिया वहां पर होती है वहां के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। अब 2000 तक एक पार्टी है पीआरआई। इसको पीआरआई को जरा उल्टा लिखते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो पीआरआई जो है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी, यही हमेशा ये जीतती है। ऐसा नहीं कह सकते कि अपोजिशन पार्टी नहीं है, वहां अलग पार्टियां और हैं, लेकिन इस तरीके की ट्रिक अपनाती है ये पीआरआई। कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़मबाजी करती है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ऐसे मैल प्रैक्टिसेस करती है, गड़बड़ियां करती है कि हमेशा पीआरआई ही जीतती है। वो पावर में है, उसके हाथ में सत्ता है, तो वो सारे गेम खेलती है ताकि वो ही हमेशा हमेशा जीते। ये डर्टी ट्रिक्स क्या होती हैं? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने भी सरकारी लोग काम कर रहे हैं, वो पहली बात तो यह है कि उनकी पार्टी मीटिंग अटेंड कर लेंगे। यानी जैसे पीआरआई मीटिंग की हो रही, पीआरआई जो मीटिंग कर रही है उसमें सरकारी लोग को भी आना है। इसके अलावा जो स्कूल है, अपने टीचर्स बच्चों को कहेंगे, माँ बाप को कहो कि आपको पीआरआई के लिए वोट करना है। बाकी जो पार्टी के लोग बात करते हैं उनकी बात सुनता ही नहीं है कोई। जो मीडिया है वो केवल अपोजिशन पार्टी के विरुद्ध बात करती है, जैसे हमारे देश में भी होता है। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन है वो चेंज कर देते हैं एकदम से। आखिरी समय लोग कहां जाएंगे, पोलिंग स्टेशन चेंज कर देते हैं। और इसके बाद पीआरआई के पास इतना अच्छा खासा पैसा है, वो इतना खर्च करती है, बहुत पैसा खर्च करती है, तो वो जीतने के चांसेस उसके हमेशा बढ़े रहते हैं। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि चाइना में भी डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं आप, मैक्सिको में भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहां असली डेमोक्रेसी है। चाइना में केवल एक ही पार्टी आएगी, मैक्सिको में केवल एक ही पार्टी जीतती है, और चाइना के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मैक्सिको के पास तो अलग अलग पार्टियों के ऑप्शन भी है, लेकिन हमेशा पीआरआई जीतती है। इसका मतलब एक और चीज इसमें एडिशन करेंगे, एक और चीज एडिशन करते हैं कि एक डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहती, एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी अपने जो वहां के लोग हैं वो किसी में भी चूज कर सकें, इलेक्ट कर सकें। फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था अगर ना हो तो आप उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? शायद नहीं। आज जो पावर में है उनके पास पूरे चांसेस होने चाहिए हारने के। 2004 के बाद जब 2009 में कांग्रेस आई थी तो कोई ये नहीं कह सकता था कि 2014 में कांग्रेस हार जाएगी, और बुरी तरह हारेगी। मात्र 50+ सीटें मिली थी कांग्रेस को, जो सालों से हिंदुस्तान पे राज करती थी। अब बीजेपी है, बीजेपी के पास अब इतना पावर है, इतना उनके पास सीट्स है कि वो उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2019 के बाद 2024 में भी ऐसा कुछ होने वाला है? शायद देश कुछ और सोच सकता है। एक चीज आपको मैं दोबारा रिएटरेट कर देता हूं कि डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वो जो अभी पावर में है वो अब हार सकें, वो हारने की उनकी प्रक्रिया बन सके। ठीक, ये चीज हमको, वो लोग चाहें तो वो उनको चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं जिनको वो चाहते हैं, और जिनको नहीं चाहते उनको हरा सकते हैं। देखा कि रूलर्स जो होंगे वो इलेक्ट होंगे हमारे द्वारा। इसके बाद हमने कुछ उसमें चीजें जोड़ी, अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे हमने चीजें जोड़ी। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर इक्वल राइट, बराबरी के मताधिकार को मना किया गया।
सऊदी अरेबिया में आए, यहां पर औरतों को वोट करने की आज़ादी नहीं है। एस्टोनिया, इन्होंने क्या किया, इस तरीके के नागरिकता के नियम बनाए, सिटीजनशिप के रूल बनाए, जो रशियन मिनॉरिटी के होंगे, अगर जो रशियन मिनॉरिटी के हैं वो वोट कर नहीं पाएंगे या फिर उनको बहुत मुश्किलात होती है वोट करने के लिए। एस्टोनिया मिनॉरिटी जो है वहां की वोट नहीं कर सकती। सऊदी अरबिया में औरतें वोट नहीं कर सकती। फिजी की बात करते हैं। जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो लोग वहां के इंडिजीनियस फीजी हैं, मतलब वहां के जो मेन लोग हैं, वहां के नोमैडिक कह सकते हैं, वहां के जो बाशिंदे हैं, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको बराबरी का अधिकार नहीं है। जो इंडियन फीजियन है, हिंदुस्तान के जो लोग वहां फिजी में बस गए, सालों साल से पुरखे उनके फिजी गए थे, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक फीजियन, इनका वोट की वैल्यू हो गई एक जो इंडिजीनियस फीजी है, जो वहां का बाशिंदा है, उसका वेटेज है 1। इंडियन फीजी अगर उनको वो वोट भी करते हैं तो उसका वेटेज आधा माना जाएगा, 0.5, हाफ, 1/2। तो क्या बराबरी का अधिकार मिल रहा है? इसका मतलब हम डेमोक्रेसी में एक कुछ और भी जोड़ेंगे, कुछ मसाला हमको और डालना पड़ेगा ताकि हमारे डेमोक्रेसी की जो करी है वो तैयार हो जाए। वन वोट वन रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं। इसको भी हम एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। जिम्बाब्वे जब से स्वतंत्र हुआ, यहां पर जानु पीएफ, अफ्रीका की कंट्री है ये, जानु पीएफ, यहां पर स्वतंत्रता के बाद एक पार्टी है। इसके लीडर जो थे रॉबर्ट मुगाबे, जानु पीएफ के जो लीडर हैं, उन्होंने उसके बाद रूल किया। काफी पॉपुलर थे क्योंकि बहुत बढ़िया, जब फ्रीडम चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो उनका बड़ा नाम था, की फिगर हुआ करते थे। उसके बाद ये पावर आ गए। कहते हैं कि जब सत्ता का चस्का लग जाता है तो इन्होंने वो सारे गलत काम किए जो किए जा सकते थे। इन्होंने जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस शुरू कर दी, गलत तरीके से जीतना शुरू कर दिया। अब आप ये कहें कि इलेक्शन नहीं हो रहे तो आप ये नहीं मान सकते, इलेक्शन तो हो रहे थे, लेकिन अगली हर बार जानु पीएफ ही जीतती थी। जब भी जीतती थी जानु पीएफ ही जीतती थी। रोगब मुगाबे इनकी पार्टी, अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे उनको परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग को खराब किया जाता था। यानी अगर अपोजिशन मीटिंग कर रहा है तो उसको खराब कर देते, लोग जाके वहां पर हल्ला बोल करते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन, रॉबर्ट मुगाबे अगर उनके अगेंस्ट आप कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको इलीगल करार दे दिया जाता था। जितनी भी मीडिया है, टेलीविजन हो, रेडियो हो, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, रूलिंग पार्टी का ही वर्जन सुनाती थी, यानी अपनी वो पार्टी को अच्छा दिखाए। जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं थे वहां पर, स्वतंत्र न्यूज़पेपर या पत्रकारिता थी, लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों को परेशान करती थी, ऐसा जर्नलिस्ट, ऐसा पत्रकार जो उनके खिलाफ बोल रहा है, जो उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जजमेंट न्यायपालिका दे रही है, फैसला जजमेंट हो रहा है, उनको भी मना कर दिया, उनके अगेंस्ट चली गई। और उन्होंने जाके जो जज है उनको भी प्रेशराइज किया, क्योंकि वो भी तो लोग ही हैं, उनको प्रेशराइज किया, दबाव डाला उन पर, जो न्याय के लोग थे। इस केस में आप देखें कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, दिख तो रही है डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि यहां पर नागरिक का जो मूल अधिकार है वही नहीं मिल रहे हैं आपको, कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, इसके अलावा कोई न्यायपालिका है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। एक और चीज हम जोड़ देते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल वो काम करे संविधान के अंदर और लोगों के अधिकारों का पालन करते हुए, हनन ना करते हुए। तो यहां पर
हम परिभाषा में कुछ और चीज़ें जोड़ देते हैं कि स्टेट, देश, ये इंसान की, नागरिक की राइट्स, अधिकारों की रक्षा करेगी। हर एक आदमी अपनी सोच, उसके ओपिनियन, जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, वो प्रोटेस्ट कर सके, वो विरोध कर सके। हर एक आदमी जुडिशरी के सामने, न्याय के सामने बिल्कुल एक जैसा हो, समान तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए। जुडिशरी जो भी कहे, जो फैसला दे, उसको ओबे किया जाए, उसकी मान्यता हो। ऐसा नहीं कि ज़ानू पीएफ ने जैसे नहीं माना, रॉबर्ट मुगाबे साहब ने नहीं माना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आप से निरंकुशता नहीं फैला सकती। अपने सोच से कि उसने केवल इलेक्शन जीत लिया है तो वो जो कुछ करे वो सही है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार, वो कुछ लिमिट्स में काम करेगी और अधिकारों की रक्षा करेगी लोगों की। तो हमने काफ़ी चीज़ें, मसाला जोड़ दिया। अब हम डेफिनेशन को फिर से दर्ज करते हैं। डेमोक्रेसी, पहली चीज़ तो ये चीज़ हो गई थी कि भाई डेमोक्रेसी मतलब लोगों ने इलेक्ट किया हो, निर्वाचित किया हो। इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और जोड़ी कि जो रूलर्स, लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, वो ही सारे डिसीजन लेंगे और आखिरी उनका फैसला, लोगों का फैसला होगा। इलेक्शन इस तरीके से हो, निर्वाचन इस तरीके से हो कि लोगों के पास एक ऑप्शन हो कि जो आज के रूलर है उनको चेंज किया जा सके, उनको बदल दिया जा सके, जैसे चाइना और मेक्सिको में नहीं हो पाया। सबको बराबरी का अधिकार हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, अगड़ी हो, पिछड़ी जाति हो। इसके अलावा बेसिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पेरिफेरी में और मूल अधिकारों की पेरिफेरी में ही काम करे, जो जिम्बाब्वे में हम नहीं देखते। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है? हम क्यों मानते हैं कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए? तो इसके लिए कुछ तर्क वितर्क किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग इसके फेवर में बोलेंगे, कई लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में। तो आर्ग्यूमेंट जो इसके खिलाफ है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, पहली चीज ये आती है कि लीडर, क्योंकि लोग चुनते हैं, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कोई आएगा, एक बार कोई भी आएगा, तो लीडर चेंज होते रहते हैं। हर 5 साल में लीडर चेंज हो जाते हैं। इससे देश अनस्टेबल होता है, इंस्टेबिलिटी आती है देश में। 5, 10, 20 साल तक अगर कोई सरकार चले तो स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी तभी आ पाती है जब लीडर्स कुछ साल के लिए उसको चलाएं, वही लीडर्स। तो ये एक पहला तर्क है जो अगेंस्ट है। दूसरी चीज ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पार्टियां लड़ रही हैं, उनको सत्ता चाहिए, उनको पावर चाहिए। तो यहाँ मोरालिटी नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं कि अच्छी सोच, वो नहीं है, लड़ना है और जीतना है। इसके लिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, फॉर अगेंस्ट, मतलब अपोजिशन, रूल, एक्सपर्ट, सबसे पूछना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत बहुत समय लगता है, डिले लगता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हर सबसे पूछना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट है, डिस्कशन होगा, बिल पास होगा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इसमें तो समय लगता है। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि लोगों को क्या चाहिए। अगर एक आप हेमा मालिनी को बना देंगे एमपी, तो वो नहीं बता पाएगी कि लोगों को क्या चाहिए, है ना। तो वो खराब डिसीजन ले सकते हैं या सही डिसीजन नहीं लेते हैं। तो लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसके बाद क्या होता है कि करप्शन आ जाता है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तो कंपटीशन है, इलेक्टोरल कंपटीशन है, जीतना है, चाहे हुक बाय क्रुक। कई लोग सत्ता पाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, शराब देते हैं, सोना देते हैं, किसी को मारते हैं, काटते हैं, सब कुछ हो जाता है, करप्शन आ जाता है। एक और चीज आती है कि जो आम लोग हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है। तो वो लोग किसी को इलेक्ट करते हैं, कोई अच्छा बोलने वाला हो, कोई किसी की बहुत अच्छा बोलने वाला हो, कोई अच्छा लगता हो किसी को, उसको जिता देते हैं वो लोग। वो आपके लिए वाकई में अच्छा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि बेचारे, जिस हमारे देश में बहुत सारे इलिटरेट है ना, 75%, 80% लिटरेसी अगर आप देखें, 25% अभी भी इलिटरेट है। अब डेमोक्रेसी के पक्ष में तर्क क्या होंगे, उसमें क्या पक्ष में हो सकते हैं? मैं आपको
एक चीज बताता हूं, इवेंट क्या हुआ। चाइना में अकाल पड़ा, फेमाइन हुआ 1958-1961। इसका मतलब 3 साल करीबन ये चला। ये सबसे सबसे वर्स्ट, सबसे दुखदाई अकाल विश्व की इतिहास में है। 3 करोड़ लोग इस अकाल में मर गए। इंडिया की भी कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं थी इकोनॉमी की जब 1958 की बात देखें, लेकिन फिर भी वो चाइना से बहुत बेहतर था, चाइना से बहुत अच्छे लेवल पे था अकाल की सिचुएशन अगर देखें तो। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है अलग अलग कंट्री में, हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन वो डेमोक्रेसी है लेकिन वो प्रिटेंड करती है। इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता चाइना में, कोई उनके विरुद्ध नहीं बोल सकता, वो ये नहीं कह सकता कि अकाल के लिए आप सही काम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर आदमी कह सकता है, तो सरकार को उस तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं। तो जिस तरीके से फूड स्केर्सिटी, खाद्यान्न की कमी का सामना हमने किया 1940 में, बंगाल में जहां पर 30 लाख लोग, 3 मिलियन लोग मरे थे अकाल, उसके बाद आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी इस तरीके का अकाल नहीं पड़ा। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है जब लोगों को जरूरत चाहिए, लोगों को जरूरत रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी यहां पर सही मानी जाएगी। अब मैं आर्ग्यूमेंट फॉर की बात कर रहा हूं, हमने एग्जांपल ले लिया ना, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि बैकग्राउंड क्या तैयार कर रहा था मैं। डेमोक्रेसी, जो लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है। पहली चीज ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ऐसे गवर्नमेंट आप चूज करते हैं वो जब अकाउंटेबल हो जाए आपके लिए, यानी वो जवाबदेह हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, तब इसका मतलब ये है कि वो अकाउंटेबल हो जाएगी। डेमोक्रेसी क्वालिटी बढ़ जाती है डिसीजन मेकिंग, जो फैसला करता है सरकार, हर एक आदमी उसमें इन्वॉल्व होगा, हर एक पार्टी का आदमी इन्वॉल्व होता है, तो सबसे बढ़िया चीज निकल के आती है जो हर एक पार्ट जो है उसके लिए अच्छी हो। इसके बाद अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो, कोई दिक्कत परेशानी भी हो अगर, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से डील किया जाता है। अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट कम होता। एक है, एक फैमिली की तरह काम करती है लोकतंत्र में, और इसीलिए दिक्कतें हैं लेकिन उतनी दिक्कतें नहीं है। लोग हमेशा कोशिश करते हैं और डेमोक्रेसी हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग जुड़ के रहें, एक बन के रहें और भाईचारे की तरह रहें। डेमोक्रेसी, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में थोड़ा सा कारगर है। इसके बाद लोगों की जो इज्जत है, लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी, वो बढ़ाने में काम करती है, क्योंकि लोगों को पता है कि हम अगली बार इस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। उनकी पूछ है, उनके लोगों ने, उन्होंने जिनको इलेक्ट किया है वो उनका फैसला ले रहे हैं। इसका मतलब इज्जतदार, इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। इसके अलावा अपनी गलती ठीक कर सकती है सरकार भी और हम भी। सरकार ने कुछ फैसला ले लिया, वो लोगों के लिए खराब था, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पॉलिसी जो बनाई है उसके किसके बारे में पुनर्विचार करेगी। लेकिन अगर लोगों ने सोचा कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको हमने गलत चुन लिया, 5 साल बाद वो हटा देंगे, तो गलतियां अगर आपसे हुई हैं, चाहे किसी से भी हो, उसको सुधारने का आपको पूरा मौका इसमें मिलता है डेमोक्रेसी में। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट के, उससे बेहतर है ये डेमोक्रेसी। हम परिभाषा की ही बात करते चले हैं, अब थोड़ा इसको ब्रॉड करते हैं, बड़ा करते हैं। तो इसका मतलब जो सबसे कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी की है आज के समय में हम जो देखते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, जिसमें जो मेजॉरिटी है, जिसके बहुत सारे लोगों ने चूज किया है, इलेक्ट किया है, वो लोग डिसीजन लेते हैं
हमारे बिहाफ पे, हम चाहते हैं कि वो हमें रूल करे, गवर्न करे, हमारे लिए वो फैसले ले। ये सबसे कॉमन फॉर्म है गवर्नमेंट का जो आप देखते हैं आज के दौर में। हम लोग करीबन 133, 34, 35 करोड़ हैं, तो हम सब के सब बैठ के तो फैसला नहीं ले पाएंगे, इतने सारे लोग एक साथ फैसला नहीं ले पाएंगे। हमें अपने लोगों को प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनना पड़ेगा, चाहे हम उन्हें राज्य के तौर पे विधानसभा में भेजें या हम सेंटर के लेवल पे उन्हें पार्लियामेंट में भेजें, तो हमारे लिए वो डिसीजन लेंगे। तो मेजॉरिटी जो है पीपल की, वो सारे वो लोग हैं जो इलेक्टेड है हमारे पास। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, लोकतांत्रिक फैसला जो होता है, वो सबकी हामी भर के या सबको लेके चलता है, क्योंकि हर आदमी स्टेक होल्डर है उसमें। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। ये नहीं कि केवल देश में लग रहा है, सरकार में लग रहा है। आप अपने घर में देखिए, आप अपने घर में एक पिताजी है, मदर है, भाई बहन है, तो आप बैठ के डिसीजन ले सकते हैं कि हम ये लेना चाहते हैं, चलो टीवी लेना चाहते हैं, चलो आप बताओ। कोई कहेगा तोशिबा, कोई कहेगा सोनी, कोई कहेगा एलजी। तो एक कंबाइंड डिसीजन होगा। एक आप समूह में है, एक चाहे आप एक समूह में है, ग्रुप में, वहां पर भी डिस्कशन हो सकता है, जैसे पंचायतों में होता है, जैसे समूह में होता है, वहां पर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो कहीं भी इसको लगाया जा सकता है। डेमोक्रेसी को हम, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट में लगा सकते हैं, फैमिली में लगा सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है डेमोक्रेसी। अब हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, वहां पर भी डेमोक्रेसी की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक, उसमें भी जरूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी जरूरत है। हर जगह कोई भी संस्था का नाम ले ले, डेमोक्रेसी को कहीं भी लगाया जा सकता है। तो आपको कुछ चीजें, स्टेटमेंट जरूर बताऊंगा मैं आपको। पहली चीज ये है कि क्या आपको पता लगाना है क्या यार डेमोक्रेसी है कि नहीं। एक डेमोक्रेटिक फैमिली, किसी ने कहा हमारी जो फैमिली है बड़ी डेमोक्रेटिक है, हम सब मिलके बैठते हैं और जब हम लोग सब कॉन्सेंसस पे आ जाते हैं, तो मेरी जो डिसीजन है वही मेरे फादर की डिसीजन के बराबरी में है। सबके इक्वल राइट्स हैं, सबकी बात सुनी जाती है, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई की बात भी सुनी जाती है। दूसरा सिचुएशन बताता हूँ कि मुझे वो टीचर्स ऐसे पसंद नहीं है जो सवाल पूछे, या जो टीचर बोले, स्टूडेंट कहता है कि आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक। मुझे वो टीचर पसंद नहीं जो हमें बोलने नहीं देते। हम वो शुश ना करें, चुप ना करें। अगर हमारे सवाल हैं, चाहे हमारे सवाल उनको गलत भी लगते हैं, तो हमें पूछने का पूरा मौका मिले, राइट। तो डेमोक्रेसी यहां पर नहीं है, लेकिन बंदा कह रहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक। एक और चीज है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग ऑन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप कहें बीजेपी में केवल मोदी जी और अमित शाह डिसीजन लेते हैं, तो क्या आप उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या कांग्रेस में केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर डिसीजन लेंगे, क्या उसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे? जब तक पूरे लोग बैठ के सारे डिसीजन ना ले लें, क्या आप उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? उसको आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो कोई भी लीडर हो या कोई भी फैमिली मेंबर हो, कोई पार्टी, वो अगर बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उसको डेमोक्रेसी थोड़ा कम कहें। कुछ ऐसे आइडियल स्टैंडर्ड है दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। हर एक लोकतंत्र को क्या बनना चाहिए, एक लोकतंत्र कैसे हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र हो जाए, क्या उसको फॉलो करना चाहिए? एक लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बनने के लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज ये है कि सही लोकतंत्र तभी आएगा जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई एक भी आदमी जो लाइन में आखिरी खड़ा हुआ है, उसको भी चीजें मिले, भूखे ना मरे। इसके अलावा हर आदमी एवरी सिटीजन, वो कोई भी डिसीजन मेकिंग में उसको बराबरी का हम रोल दें। इसका मतलब ये होता है कि हमको इक्वल राइट ऑफ वोट ही नहीं कहते कि भाई आपने वोट दे दिया, बस हो गया ना आपका काम, आपने वोट दे दिया, आपने घर जाइए आप। इसके अलावा आपका रोल हर जगह हो, सिटीजन का हर जगह रोल, वोट देने के बाद जो गवर्नमेंट चुनी जाए उससे सवाल करना। वो अगर गलत डिसीजन ले रही है, उसकी भक्ति या उसके हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहना। वो अगर कुछ कह रही है, गलत डिसीजन ले रही है, तो उसके खिलाफ बोलना,
सही डिसीजन ले रही है तो उसको अप्रिशिएट करना, हमको सारी जानकारी पता होनी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आखिर में बात करें तो कोई भी ऐसी कंट्री अभी नहीं है जिसको हम लोकतंत्र कहें, क्योंकि आइडियल कुछ नहीं होता है, और आगे की जो कंट्री की जो राह है वो तभी डिपेंड करते हैं कि ये रूलर्स क्या कर रहे हैं, नहीं हमको क्या चाहिए रूलर्स से, हम कितने एक्टिव हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी अच्छी होगी जब सिटीजन्स, हम और आप पार्टिसिपेट करें। पॉलिटिक्स इतनी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है। इसमें हमारा, चाहे आप वोट के तौर पे करें, चाहे सवाल जवाब करके करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, उनके खिलाफ बोलें, ये सारी ही चीज़ें सही हैं। केवल आप ट्विटर पे जाके दो चार बात कह दें या किसी को अच्छा कह दें, किसी को गाली दे दें, ये अच्छा नहीं है। आप केवल एक गवर्नमेंट बनाने का आपका काम नहीं है, गवर्नमेंट से सवाल पूछना और उसके सारे गलत डिसीजन के खिलाफ बोलना और पार्टिसिपेट करना ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।